विलास तुम जल्दी से बाबा को लेके आओ, तब तक मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। साहब। हाँ बोला। एक कंप्लेंट लिखवानी है। किस बारे में? मेरी बहन के गायब होने की। ठीक है आई। सुन मेरी बात सुन, आज जो भी बात करना वहां कर लेना, अभी ज्यादा देर हम नहीं रुक सकते। कौन गायब हुआ है? साहब मेरी ताई। ये दोनों कौन है? ये मेरे बाबा है, ये विलास है मेरा मंगेतर। इनसे मेरी शादी होने वाली है। बैठिए। नाम क्या है तुम्हारे ताई का? आरती शिर्के, मनसे लग्न आदि अंबेडकर। कहाँ से गायब हुई है वो? अपने ससुराल से। कब से गायब है? साहब 6 महीने से। 6 महीने से? 6 महीने से आपकी बेटी गायब है और आपको कंप्लेंट करने की अब सूझी? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हमें भी आज ही आरती के ससुराल वालों ने बताया कि आरती हमारे पास 6 महीने पहले आई थी, लेकिन साहब आरती हमारे पास आई ही नहीं। आपको आज पता चला? मतलब इतने समय तक आपने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की? साहब ये गलती हुई है, 6 महीने तक हमारी बेटी से कोई बातचीत नहीं हुई। आज हमने जब फोन किया तो पता चला कि वो अपने ससुराल में नहीं है। महिला सशक्तिकरण, अपनी पहचान, अपने पैरों पर खड़े होना, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये सारी दावेदारियां आज भी हमारे समाज में खोखली लगती हैं जब हम आरती जैसी किसी लड़की की कहानी सुनते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आंकड़ों में भी आरती जैसी लड़कियों की गिनती घटने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ है जिसे वो जल्द से जल्द किसी दूसरे के हवाले कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। कहने को तो ससुराल और मायका 2 घर होते हैं, लेकिन एक पर भी वो अपना अधिकार नहीं दिखा सकती। क्या आरती इसी कड़ी का हिस्सा थी? क्यों उसके ससुराल वालों को और मायके वालों को उसकी कोई खबर नहीं थी? क्या हुआ था उसके साथ? क्यों उसके पिता और बहन ने पिछले 6 महीने से उससे बात नहीं की थी? आखिर क्या राज था इस सब के पीछे? तो जब इतने अरसे से आपने उससे बात नहीं की तो आज क्या जरूरत पड़ गई? मधु और विलास की शादी की तारीख पक्की करने विलास के घर वाले हमारे घर आए थे। बहुत खुशी का माहौल था, इसलिए शादी की तारीख 24 सितंबर को निकली है। अब सिर्फ 3 महीने रह गए तैयारी में। अभी डेट भी फिक्स हो गई है, तो मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ दो, ताई को बुला लो। हाँ मधु, विलास ठीक कह रहा है। ये झगड़ा वगड़ा भूल जाओ और ताई को फोन लगाओ। ठीक है बाबा, आप लोग जैसा बोले। चलो मैं फोन लगा के देता हूँ। ये लो, लग गया। हेलो। हेलो वीना ताई, मैं मधु बोल रही हूँ, आरती की बहन। चलो शुक्र है, तुम लोगों को हमारी याद तो आई। देखो अब तुम दोनों बहनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो आरती को घर वापस भेज दो। आरती और श्वेता के बिना घर सुना सुना लगने लगा है। वापस भेज दूँ मतलब? देखो मधु, बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है, पर 6 महीने से श्वेता को लेकर आरती मायके गई हुई है। अब हमारे बारे में भी तो सोचो। आस पड़ोस के लोग अब पूछने लगे हैं हमें। पर ताई तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या? क्या हुआ मधु, क्या बोल रहे हैं वो लोग? बाबा वो कह रही हैं कि ताई वहाँ पे नहीं है। क्या? मतलब 6 महीने से आरती के साथ उसकी बेटी भी गायब है? हाँ साहब। ऐसा क्या झगड़ा था तुम्हारा आरती के साथ? साहब ऐसे कोई झगड़ा नहीं, मतलब कोई झगड़ा नहीं था, वो तो आपसी मनमुटाव था थोड़ा। ऐसा क्या मनमुटाव था कि आपने अपनी बेटी से 6 महीने तक बात नहीं की? साहब मैंने कई बार अपनी बेटी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो नाराज ना हो, इसलिए मैंने फोन नहीं लगाया। ये गलती हुई साहब, इसकी सजा आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढो साहब। मुझे डर है कहीं उन लोगों ने उसके साथ। किन लोगों? उसके ससुराल वालों ने? नहीं साहब, वो ससुराल कहाँ? बार्शी में साहब। जी कहिए। कायदर साहब, आपकी बहू आरती 6 महीने से लापता है। आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब कंप्लेंट तब करते जब हमें पता होता। वो तो
आज उसकी बहन मधु का फोन है, तब पता चला कि आरती गायब हो गई है। क्या हुआ? ये कौन है? साहब हमाजा लहान भाऊ, आरती का हस्बैंड। आपने आरती के मोबाइल पे फोन करके पूछने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसी है? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल है ही नहीं साहब। क्या आज के जमाने में भी आरती के पास मोबाइल नहीं था? साहब मैंने उसे लेटेस्ट मोबाइल दिया था, पर वो यूज ही नहीं करती थी और बिल भी भरना पड़ता था ना साहब, इसलिए मैंने नंबर ही बंद करवा दिया। तो आप लोगों ने आरती के मायके में किसी के साथ भी फोन पर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? साहब हम ऐसे ससुराल वाले नहीं हैं कि बहू के जाते ही दूसरे दिन मायके में फोन करके पूछे कब आ रही है, कब आ रही है, और वहां भी उसे जीने ना दे। अब फोन करते तो किसे करते साहब? उस मधु को। साहब मुझे तो लगता है इस मधु का ही हाथ है हमारी आरती को कुछ करने के पीछे। किसी ने क्या किया और क्या नहीं, इसका पता तो हम करवा ही लेंगे। फिलहाल तो आप मुझे आरती का वो नंबर दे दीजिए जो वो यूज करती थी। साहब मेरे पास है, मैं देता हूँ। और हमें आरती और श्वेता के फोटोग्राफ भी चाहिए। ठीक है मैं सर, ये आरती और श्वेता के फोटोग्राफ्स है। आरती अपने ससुराल से कब निकली, कुछ पता चला? आरती के ससुराल वालों का कहना है कि 8 जनवरी को ही आरती अपने मायके के लिए निकली थी। मोरे, ये दोनों फोटोग्राफ्स आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आरती जिस नंबर को यूज करती थी उसके 8 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं सर। इसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर वो काफी बात करती थी। किसका नंबर है? सर ये नंबर किसी विलास करमरकर के नाम पर रजिस्टर है। 1 महीने में तूने 52 बार आरती को फोन किया, जबकि उसने तुझे सिर्फ 12 बार फोन किया। इतना क्यों फोन कर रहा था आरती को? परेशान कर रहा था? सर मैं क्यों परेशान करूं, वो होने वाली साली है मेरी। होने वाली? हुई नहीं। तूने आरती को इतना तंग किया कि आखिरकार उसके पति को उसका मोबाइल नंबर बंद करना पड़ा। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर। आरती और मधु का झगड़ा चल रहा था, मैं बस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था जिसमें सुलह करवाने के लिए तुझे पूरा महीना आरती को फोन करके मनाना पड़ा? बोल। सर उस दिन देखिए शिरके साहब, हमारी खोली रिडेवलपमेंट में जा रही है और जैसी खबर पक्की होगी मैं उसे बेचकर एक दुकान मयूर को दूंगा। वैसे भी हमारे पास सब कुछ इन दोनों का ही तो है। किशोर जी आप भूल गए, आपने दुकान दे दी है इसको, उससे 5 दुकानें हो गई इसकी। शर्म करो, शर्म करो, हद होती है झूठ बोलने की। इतने साल हो गए लटका के रखा है हमें। नहीं इस बार सच में देने वाले। तू गप्पा बसा। देखिए अगर बिल्डर बाबा को इतने सालों से लटका के रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा की बेइज्जती करते जाएंगे। मधु, ये क्या तरीका हो बड़ों से बात करने का? तुझे तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ताई मुझे तमीज सिखाने की बजाय अपने ससुराल वालों को देखिए, जो कि दहेज के लिए बाबा की बेइज्जती किए जा रहे हैं। अरे देवा देवा, अरे आरती बता इसे, हमारे ऊपर दहेज लेने का इल्जाम लगा रही है। अरे शादी होने के बाद कभी हम तुझे परेशान किया? कभी पूछा दहेज के लिए? अरे हमें क्या पता पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन हम जब भी यहाँ आते तब आप ऐसे ही हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। मधु क्या बक रही है तू? अगर तुझे तमीज नाम की कोई चीज है नहीं तो यहाँ से निकल जा, फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं आऊंगी, लेकिन आप भी हमारे घर मत आना, रहिएगा अपने इज्जतदारों के साथ। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? वो घर तेरा नहीं बाबा का है। एक नहीं 1000 बार आऊंगी मैं। नहीं आती, नहीं जाओगी तुम वहां, और आइंदा इसकी शक्ल देखने के लिए भी तरसोगे तुम लोग। कभी नहीं आएगी वो। साहब मुझे पता था कि विलास ताई को फोन करता था, लेकिन उसे लगता था कि अगर हम दोनों बहनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो हमारी शादी की डेट आगे बढ़ सकती है। मतलब विलास को समझ में आ गया था कि आरती मानने वाली नहीं है और इसीलिए उसने आरती को गायब कर दिया। साहब विलास ऐसा नहीं कर सकता, वो हम दोनों बहनों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। मोरे, मेरे करियर का ये पहला ऐसा मिसिंग केस है जो इतना पेचीदा है। सर मुझे लगता है कि ये दोनों फैमिलीज हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि ये बात हजम नहीं हो रही है कि पिछले 6 महीने से किसी ने भी आरती की पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस मिसिंग का ना होकर किडनैपिंग का हो? नहीं मोरे, अगर ऐसा होता तो फिरौती का कॉल जरूर आता। सर अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है कि आरती का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और आरती अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई हो। मोरे, अगर आरती मयूर को छोड़ के किसी और के साथ रहना चाहती थी तो अपनी बेटी को क्यों साथ ले गई? सच कुछ और ही है, और इतना तय है कि आरती के साथ जो कुछ भी हुआ वो सोलापुर और बार्शी के बीच में हुआ। जरा पता करो 8 जनवरी को कोई ऐसा रोड हादसा हुआ है क्या जिसमें 6-7 साल की बच्ची और उसकी मां इन्वॉल्व हो? ओके सर।
सर 8 तारीख को ऐसा कोई भी हादसा या कोई भी केस नहीं मिली जिसमें किसी माँ और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो। पड़ोसियों से बातचीत करके कुछ हाथ लगा? सर ज्यादातर लोगों की आरती के बारे में राय अच्छी ही है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करती थी, ससुराल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, एक दो लोगों का कहना है कि बहुत एटीट्यूड में रहती थी, बहुत घमंड था उसे। मामा गुण चाह दे। इसका मतलब है कि घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए। सर आरती के बारे में एक नई बात पता चली है कि वो शादी से पहले किसी डॉक्टर शाह के यहाँ पर काम करती थी और इसी वजह से उसे मेडिकल का नॉलेज भी था। डॉक्टर शाह? आरती शिर्के मतलब आरती अंबेकर आपके क्लिनिक में काम करती थी? जी हाँ, आरती मेरे ही क्लिनिक में काम करती थी और यहीं पर मयूर ने आरती को पसंद भी किया। इंस्पेक्टर, आरती बहुत अच्छी लड़की। क्या शादी की वजह से उसने काम छोड़ दिया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी के बाद भी उसने नौकरी कंटिन्यू की, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने काम छोड़ दिया। इनफैक्ट उसकी बेटी श्वेता मेरे ही क्लिनिक में पैदा हुई। उसके बाद वो वापस आई थी काम पर? जी नहीं, लेकिन हाँ, उसके कुछ महीनों बाद वो अपनी बहन मधु को यहाँ लेकर आई थी और उस दिन यहाँ बहुत शोर शराबा भी किया। शर्म नहीं है तुम दोनों को ये सब करते हुए? ताई, हम आपकी मदद लेने आए हैं, गालियां सुनने नहीं। अगर आप हमारी मदद कर सके। मधु, अबॉर्शन का मतलब भी जानती हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत भी किसी शादी से पहले ये सब करने की? मुझे पता है तुमने ही इसे भड़काया होगा। नहीं ताई, सोचा होगा कि जो कुछ भी होगा इसे झेलना होगा, तुम तो साफ बच जाओगे, है ना? ताई, ये क्या कह रहे हो आप? सोचा था आप बहनों मेरी हालत समझोगी मेरी, लेकिन आप तो। चलो विलास, चलो यहाँ से। हाँ जाओ। आरती, तुम रो क्यों रही हो? और वैसे भी आजकल ये आम बात हो चुकी है, तुम्हें उसे डांटने के बजाय समझाना चाहिए। चलो बुलाओ उसे, और तब तक मैं नर्स को बोलकर अबॉर्शन की तैयारी करवाता हूँ। अबॉर्शन में कितनी तकलीफ होती है ये वो नहीं जानती, इसलिए इतने आराम से कह रही। जिस पे बीतती है उसको पूछो। तुम ये सब कैसे कह सकती हो? कहीं तुम्हारा अबॉर्शन? मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सर हमारी इंक्वायरी मधु और विलास के खिलाफ ही जा रही है। ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने आरती और श्वेता के साथ कुछ किया हो और अब हमारे सामने कबूल करने से मना कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आरती को इन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था, दोनों के पास मकसद था। सर, एक बस कंडक्टर ने आरती का फोटो पहचाना है, त्याला मी घेऊन आलोय. घेऊन आतमध्ये जाणार? ठीक है सर. हाँ सर, मैं सोलापुर से मुंबई के लिए बस लेके गया था। यही थी ना वो? इसके साथ एक 6-7 साल की बच्ची भी थी। हाँ सर, मुझे साफ साफ याद है, यही औरत बैठी थी बस में और इसके साथ एक छोटी लड़की थी। लेकिन साहब वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, शांत शांत लग रही थी। कहाँ का टिकट लिया था उसने? साहब मुझे ऐसे लग रहा था कि औरत कुछ सदमे में थी, तो मैंने बच्ची को पूछा तो बच्ची ने कहा कि बस जहाँ तक जा रही है वहाँ का टिकट दे दो। तो फिर मैंने उन्हें मुंबई के 2 टिकट दे दिए। मुंबई में लास्ट स्टॉप पे उतरे थे? नहीं साहब, मुंबई तो पहुंची नहीं, पता नहीं बीच में कहाँ उतर गई। मुझे ऐसा लगता है कि हाईवे पे जब बस चाय पानी के लिए रुकी ना, तभी ये दोनों उतर गई। सोलापुर से मुंबई तक जहां जहां तुम्हारी बस रुकी सभी जगहों के नाम लिखवा दो, पढ़े लेंगे। ओके सर। मोरे, इन सभी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो। ओके सर। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या पकड़ के रखा है? नहीं बाबा, पकड़ा नहीं है, वो बस बैठा के रखा है। क्यों? ये क्या मजाक बना के रखा है? आओ मेरे साथ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? साहब मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे बड़े साहब से बात करना है। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? मुझे बड़े साहब से मिलना है। इन लोगों को क्यों बुला के रखते हैं आप? क्या जुर्म किया इन लोगों ने? देखिए ये पुलिस स्टेशन है, आवाज कमी करा। साहब ये गुंडागर्दी है, नाइंसाफी है। एक तो 6 महीने से मेरी बेटी गायब है और ऊपर से मेरी बेटी और दामाद को रोज पुलिस स्टेशन बुलाकर से बिठा के रखते हैं। देखिए साहब, अगर आप मुझे बड़े साहब से नहीं मिलाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहाँ। बाबा आप शांत हो जाइए। बाबा आप समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे क्या काम करती है? हम गरीबों को और दबाती है, हमारा दुख दूर नहीं करती है। 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, पता नहीं किस हाल में मेरी बेटी होगी, कहाँ होगी, कोई फिक्र नहीं कर रहा उसकी। आपको अपनी बेटी की बहुत फिक्र है ना? 3 दिन से आप सोए नहीं हैं, शायद खाना भी नहीं खाया होगा। लेकिन इन 3 दिनों में अपनी नातिन के बारे में न तो आपने पूछा न बताया। ऐसा क्यों? जवाब नहीं है। आपकी बेटी को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको और इनको जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ बुलाएंगे। और जब तक हम ना कहें आप लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अभी जाइए। चलो। मोरे ताज्जुब की बात, 6 महीने से आरती अपने ससुराल से गायब है। उसके ससुराल वाले और मायके वाले आरती को ढूंढने की बात तो कर रहे हैं,
लेकिन किसी को श्वेता की नहीं पड़ी। उनके परिवार का इकलौता बच्चा गायब है और कोई उसका जिक्र तक नहीं कर रहा। थैंक यू सर। हेलो सर, देखा आपने, आजकल गरीब से गरीब आदमी को भी मोबाइल की जरूरत और आदत है। जबकि आरती के हस्बैंड का कहना है कि आरती के पास इसलिए मोबाइल नहीं था क्योंकि वो उसे यूज ही नहीं करती थी और बेकार में बिल भरना पड़ता था, जबकि मयूर की खुद की मोबाइल की दुकान है। सर, मुझे लगता है कि आरती के गायब होने के पीछे जरूर कोई साजिश है। हो सकता है कि जानबूझ के उसने आरती का फोन बंद करके रखा हो, वरना मयूर की दुकान में तो इतने सारे मोबाइल पड़े होंगे, कोई भी उठा के दे सकता है। मोरिस, मयूर की दुकान है कहाँ? ये लीजिए ना, फिर ये भी आपके बजट में बैठ रहा है। एक काम करा ना, कदा दुसरा दाखवा ना. एक काम करा ना, या 10 मिनट नहीं आना, नया स्टॉक आने वाला, मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ मोबाइल आपको। हाँ साहब, आरती का कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। वैसे मैं एक पर्सनल काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अपने बीवी को मोबाइल गिफ्ट देना चाहता हूँ और तुम तो मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानते हो। कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा? भाऊ, मैं दिखाऊं इन्हें मोबाइल? मैं संभालता हूं ना यहाँ, तू जा अंदर काम कर। हाँ साहब, अब बीवी को मोबाइल देना है तो बेस्ट क्वालिटी का ही देना चाहिए ना साहब। और वैसे भी आजकल मोबाइल का ही तो पैसा लगता है। आजकल सिम कार्ड तो फ्री आता है, आप प्रीपेड लीजिए ना, इनकमिंग तो फ्री है ही। इतना कुछ मोबाइल के बारे में जानते हो, सिम भी फ्री आता है, इनकमिंग भी फ्री है, तो अपने बीवी को फोन क्यों नहीं दिया? और जब उसका फोन था वो बंद कर दिया उसके गायब होने के 1 महीने पहले, क्यों? देखिए साहब, आप क्या हुआ, अंदर जाकर काम कर। देखिए साहब, आप झूठ मूठ फंसा रहे हैं मुझे। मैंने आरती को लेटेस्ट मोबाइल ही दिया था, लेकिन उसने ठीक है पानी। तेरे लिए लेटेस्ट मोबाइल लाया हो, एकदम लेटेस्ट। अरे वाह, हमें तो कभी फोन नहीं लाया और अपनी बीबी के लिए इतना महंगा फोन। मयूर, लग्नानंतर बदललायस ना तू? वहिनी, तुम्हीच ठेवा मोबाईल। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ कि मेरा नंबर बंद करवा दो, कशाला उगाचच खर्च। बाबा, बाबा आरती बोलते हैं, कैसे हो आप? मधु कैसी है? अरे काय गोंधळ चाललाय? वही नहीं, ये देखो, हमारे बारे में अपने बाप से चुगली कर रही थी, शिकायत कर रही थी हमारी। अरे तूने उसे फोन ही क्यों लेके दिया? फोन उन टाक तो फोन। कचरा फूडू, हाँ? ये तो सेकंड हैंड में भी बिक जाएगा। एक काम करता हूँ, इसका ना नंबर ही बंद करवा देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे फोन करती है। नंबर बंद करके कोई फायदा नहीं है, सुनाना नहीं थी, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। हमारे समाज ने बड़ी चालाकी से ग्रंथों और मंदिरों में औरत को देवी घोषित कर दिया और घरों में उनकी हालत जानवरों से भी बदतर कर दी। एक से एक भयानक तरीके निकाले उन्हें प्रताड़ित करने के। दिमाग को इस कदर गुलाम बना दिया कि वो अपना हक मांगने से भी डरती है। वो सिर्फ बोझ, जिम्मेदारी और बड़ी आसानी से खानदान को बेइज्जत करने का सामान है। और यही सोच शायद आरती पर भी हावी थी। इसीलिए उसने अपने पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी निकलने की कहावत को सच करने के लिए अपने आप को ही मार लिया था। और उसके साथ साथ उसकी बच्ची भी पिस रही थी। एक नर्क से निकलकर वो दूसरे नर्क में जा पहुंची थी। उसके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब वो कहां है और किस हालत में है, पुलिस इस सब की तलाश में जुटी थी। और धीरे ही सही पर सफलता उनके हाथ लग रही थी। जगन, हाई हो देख, ये मोबाइल या एड्रेस पे दे क्या? ठीक है। आणि त्यांना सांग मोबाइल अच्छा चल रहा है, नहीं प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। हाँ। सुन, आइंदा यहाँ पुलिस आएगी ना तो अपना मुंह बंद रखने का, चुपचाप अंदर चले जाने का, समझा? ठीक है बाबू, जा। सगळं काही खरं सांगायचं, वरना यहाँ से साबुत नहीं जाएगा तू। साहब क्या बताओ साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं आप क्या पूछ रहे हो साहब। मैं समझाता हूँ क्या बोलना है। मयूर की दुकान पे काम करता था ना तू, उसके घर भी आता जाता होगा, बहुत कुछ देखा सुना होगा। जो कुछ भी जानता है ना वो सच सच बता, वरना श्वेता और आरती को गायब करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। साहब
मैं क्यों आरती वहीनी को गायब करूंगा साहब? वो तो कितनी अच्छी थी साहब। जब भी भाव के लिए डब्बा लेके आती थी तो मेरे लिए भी डब्बा लाती थी साहब। पर पिछले 2 साल से उन्होंने दुकान में आना बंद कर दिया साहब। तो भाव का डब्बा लेने मैं ही घर पे जाता था। एक दिन जब घर पे डब्बा लेने गया तो वहीनी, घर में सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। ये डिब्बा लो और जल्दी जाओ, भाव को भूख लगी हुई है। जी ठीक है। कितने दिन पहले की बात है? यही कोई साहब 10-11 महीने पहले की बात है। उसके बाद दुकान में क्या हुआ? साहब दुकान में जाके मैंने मयूर भाई को सब बताया। फिर भाऊ। हाँ बोल। भाऊ वो मैं घर पे खाना लेने गया था। हाँ। तो मैंने देखा कि आपके भाऊ आरती भाभी को जबरदस्ती कर। साले, मैंने तुझे घर खाना लाने के लिए भेजा था और तू वहां जाकर ताकझा कर रहा है। नहीं भाऊ। हाँ, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है हमें। नहीं। ये अपने काम से काम रख, समझा? आइंदा ऐसा किया ना तो उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? मोरे पूरी शिरके फैमिली को उठाओ, क्योंकि अगर जगन की बात सच है तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने आरती और श्वेता को गायब किया हो। और जितना जगन ने बताया वो उस अत्याचार का सिर्फ एक हिस्सा है जो आरती ने झेला है। उससे कहीं ज्यादा अत्याचार इन लोगों ने आरती पे किया है। क्या हुआ? असे घाबरलेले का दिसतंय? घाबरू नको तो काय करू, वो कमीनी पेट से है। क्या क्या क्या? मुझे क्या पता किसका बच्चा है वो? आपका भी हो सकता है। देख, बच्चा किसी का भी हो, वो बच्चा नहीं चाहिए। जगन ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम लोग शुरू से बताओ, क्या किया तुमने आरती के साथ? मोरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनसे अपने तरीके से बोलो। हमने कुछ नहीं किया। मारो। सब मत मारे साहब, मैं बताती हूँ। सब हमने कुछ नहीं किया। वो पागल हो गई थी और पागलपन के दौरे में अपनी बेटी के साथ घर छोड़ के चली गई। पागल हो गई थी या तुमने पागल कर दिया? वो पागल क्यों हुई थी इसका पता भी हम लगा लेंगे। तू ये बता, तेरी बेटी भी लापता हुई है लेकिन तुझे उसकी फिक्र नहीं होती, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं वो मेरी बेटी है। बहू की साहब। चल अब इतना बता दिया तो बाकी भी बता दे, छुपाने के लिए कुछ रहा नहीं अब। अरे मयूर, क्या झूठ बोल रहा है तू? बोल, तेरा भाऊ आरती के साथ जबरदस्ती करता था ना? हाँ, वो आरती का रेप करता था लेकिन तू चुप रहा, क्यों? पर बाबा तो बोल रहे हैं ना कि वो पैसे दे देंगे। कभी देना पैसे? तुम हमेशा सिर्फ यही कहती हो। जिसने आज तक पैसे नहीं दिए वो क्या अब पैसे देगा? मयूर कुछ तो बोलो ना, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं क्या बोलूं? सही में बोल रहे हैं ये दोनों। तेरे बाबा बेवकूफ तो बना रहे हैं हमें। और एक बात सुन, ये दोनों सिर्फ मेरे भाई और भाभी नहीं है, बल्कि मेरे आई बाबा है जिन्होंने पाला है मुझे आज तक। बहुत एहसान किया है इन्होंने मुझ पर। तुम लोगों के अत्याचार की वजह से जब वो पागल होने लगी तो तुमने उसे घर से भगा दिया? नहीं साहब, हमने उसे नहीं भगाया। वो कब चले गए हमें पता नहीं। मोरे, इनको इतना मारो कि इनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। इनको समझ में आना चाहिए कि एक मासूम लड़की के साथ इन्होंने क्या किया। सर, आपके लिए फोन है। पीआई प्रदीप पवार बोलते हैं। वज्रेश्वरी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर संदीप चौधरी बोल रहा हूँ। सर, हमें यहाँ पे चोरी के इल्जाम में एक छोटी बच्ची मिली है। होली से तो ये लड़की भिखारी लगती है, लेकिन इस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफी मिलती जुलती है जिसकी आपने फोटोग्राफ मिसिंग कंप्लेंट के लिए हमारे पास भेजी थी। उस बच्ची के साथ एक औरत भी होगी? नहीं सर, उसके साथ कोई औरत नहीं थी। ठीक है, हम जल्द से जल्द वहां पहुंचते हैं। थैंक यू। तरह से चल नहीं सकता, भागते रोक। बोल, वो औरत तुझे कहाँ मिली?
शुरू से लेकर के अब तक की पूरी कहानी बता, वरना तेरी एक टांग टूटी है, दूसरी हम तोड़ देंगे। बता दो सब, बता दो। वो आरती सब पहले से ही पागल थी। तेरे जैसे घटिया लोगों की वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। हेलो, क्या सर? सर, आरती हॉस्पिटल से भाग गई। क्या? जो औरत अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती वो भाग कैसे गई? सर, शिर्के फैमिली तो लॉकअप में बंद है और राजू और शांताराम भाई हमारे पास ही है, तो ये काम किसका हो सकता है? मधु और विलास हॉस्पिटल ले जाओ। साहब लेके जाओ इसको। साहब जलाता नहीं तो और क्या करता साहब? वैसे भी वो जिंदा लाश थी, एक बोझ बन गई थी वो समाज में। कैसे किसी को मुंह दिखाता? बोझ वो नहीं, बोझ तेरे जैसे सोच वाले लोग हैं। और जब बाप होकर तू नहीं समझा उसे, तो ये समाज क्या समझेगा? क्योंकि वो भी तो तेरे जैसे लोगों से बना है। काश उसे मिटाने की जगह उसे बचाने की, उसे जिंदा रखने की कोशिश करता तो तेरे इस समाज को भी एक उदाहरण मिलता। आरती और आरती जैसी हर लड़की की प्रताड़ना के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो सभ्य होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अपने घरों की अदृश्य जेलों में अपनी लड़कियों को कैद करके रखते हैं। उनमें आत्मविश्वास भरने की बजाय उन्हें कमजोर होना सिखाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर होने वाले हर अत्याचार को अपना नसीब समझ लेती हैं। आज की सीख उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपने आप को कमजोर मानकर दूसरों के लिए जीती हैं। जब ये अपने लिए जीना लड़ना चाहेंगी, तभी ये समाज उन्हें जीने देगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता लगाओ कि ये है कौन। ओके सर। सब बता दो, सब मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो सिर्फ वहां से जा रहा था, वो आदमी पहले से मरा हुआ पड़ा था। मैंने तो सिर्फ उसका बटुआ चुराता था। माँ कसम खा के बताओ सर, वॉलेट से विक्टिम की आइडेंटिटी का पता चल गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर संजीव नारंग का बेटा रोहन नारंग था और उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। क्राइम सीन के आसपास के एरिया को अच्छे से चेक किया, कहीं कोई हथियार नहीं मिला, सिर्फ एक डैमेज फोन मिला। साथ ही इसके बारे में भी पूछताछ की है। गरीब मजदूर है, एक फैक्ट्री में काम करता है, वहीं से घर लौट रहा था। इसका मतलब ये सच कह रहा है। मिस्टर, जाने दो इसको। चलो। हेलो, जी हाँ, संजीव नारंग। क्या? इंस्पेक्टर साहब, दिया और निशा कहाँ पे? दिया और निशा? मेरी बहू और पोती, वो दोनों भी रोहन के साथ गाड़ी में थी। पर हमें तो वहां पर कोई नहीं मिला और ना ही वहां पर कोई गाड़ी थी। किस गाड़ी की बात कर रही हैं? उस गाड़ी का नंबर बता सकते हैं आप? तिवारी सर, उस गाड़ी का नंबर बताइए, नोट करो। हेलो हेलो, पेट्रोलिंग 421 421। हेलो हेलो, पेट्रोलिंग। जी सर। रोड में जो मर्डर विक्टिम मिला है, उसकी बीवी और उसकी एक बच्ची भी थी साथ में, जो कि इस वक्त लापता है। बीवी का नाम दिया, उम्र 26 साल, और बच्ची का नाम निशा, उम्र 5 साल। जी सर। इन दोनों का एक सफेद रंग की सेडान कार में होने का अनुमान है। इसका नंबर है DL10। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, मिस्टर माथुर, और ये इनकी बेटी सुहाना। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ मिश्रा। सर, हमें रोहन की कार मिल गई है, वारदात से कुछ 12 किलोमीटर दूर। फोरेंसिक को कॉल करके उस गाड़ी को एग्जामिन करो और तुम एक टीम के साथ उस पूरे एरिया की तलाशी लो। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ओके सर। मिस्टर नारायण, आपको बॉडी सुबह पोस्टमार्टम के बाद हैंडओवर कर दी जाएगी। अभी आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। आप नहीं गई मिस सुहाना, कुछ कहना चाहती हैं आप? रोहन की वाइफ दिया का शादी से पहले एक विभोर नाम की लड़की के साथ अफेयर था। मुझे पूरा यकीन है
कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक प्लान साजिश है। रोहन का कत्ल और दिया का किडनैप दिया ने खुद करवाया है, ताकि उसका रोहन से पीछा छूटे और वो अपने यार के साथ भाग जाए। ये सब बातें जो आप मुझे बता रही हैं, क्या रोहन की फैमिली इस बारे में जानती है? जानती है, सब कुछ जानती है, लेकिन वो क्यों छुपा रहे हैं ये मैं नहीं जानती। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता? मारे गए युवक रोहन की पत्नी दिया का वो अधूरा प्यार जिसकी बात ये लड़की सुहाना कर रही थी, इस पूरे मामले की एक अहम इंफॉर्मेशन थी जिसे रोहन के परिवार वालों ने पुलिस को बताया ही नहीं था। क्या ये अनजाने में हुई एक भूल थी या फिर सोच समझकर ऐसा किया गया था? अगर नारंग परिवार ने ऐसा जानबूझकर किया था तो क्यों? क्या वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को इंसाफ मिले? क्या रोहन की पत्नी दिया ने ही अपने पति की हत्या और अपनी बच्ची के अपहरण की साजिश रची थी? या फिर इस लड़की सुहाना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोला था? बहरहाल पुलिस ने विभोर का पता दिया के कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से निकाल लिया और उस तक पहुंच गई। तुम विभोर हो? हाँ सर। मैं शक है कि दिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह सब कुछ किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक्स बॉयफ्रेंड? सर आपका मतलब क्या है? हाँ? मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? हाँ, तुम पे शक कर रहा हूं मैं। तुम और दिया एक दूसरे से प्यार करते थे ना? एक नहीं हो पाए, तकलीफ तो हुई होगी तुम्हें, हुई थी कि नहीं? हाँ सर, मैं और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सर तकलीफ भी हुई थी जब दिया के मॉम डैड ने उसकी शादी सिर्फ पैसे के लिए उस रोहन नारंग से करा दी थी। सर लेकिन आप सोचिए सर, अगर मुझे भागना होता तो मैं उस वक्त भागता ना सर, या फिर कोर्ट में जाके शादी कर लेता। सर अब दिया की शादी को 6 साल हो चुके हैं सर, उसके बाद मैं ये सब क्यों करूंगा? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दिया और तुम्हारी अभी भी फोन पे बात होती थी, रेगुलरली होती थी, लेकिन महज एक दोस्त की तरह। महीने में 2-3 दफा होती थी सर। ये दिया और रोहन के बीच में रिश्ते कैसे थे? दिया ने कुछ बताया था तुम्हें? सर उन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे सर। हाँ लेकिन एक बात है, रोहन शादी से पहले किसी सुहाना नाम के लड़की से प्यार करता था। सुहाना? हाँ सर, इनफैक्ट उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन रोहन और सुहाना की कुंडली ना मिलने के कारण रोहन के मॉम डैड ने उसकी शादी जल्दबाजी में दिया के साथ करा दी। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर बुलाएंगे। रोहन, सुहाना, दिया, विभोर, इनके बारे में सभी जानते हैं। कुछ छिपाने जैसा है ही नहीं। हाँ, मैंने आपसे ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि मुझे लगा कि इन बातों का इस मामले से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। इस मामले से किस बात का ताल्लुक हो सकता है और किस बात का नहीं, यह तय करना आपका काम नहीं है मिस्टर नार, हमारा काम। आपके बेटे रोहन और आपकी बहू दिया के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे, इसके बारे में कुछ कहना है आपको? ये सच है इंस्पेक्टर, पर रोहन को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी इस तरह तो नहीं चल सकती। इसीलिए वो दिया के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। अक्सर वो उसे घुमाने ले जाया करता था, कभी डिनर पर तो कभी मूवी वगैरह। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त भी वो लोग डिनर करके ही लौट रहे थे। बहुत देर कर दिया आपके बेटे ने रिश्ते सुधारने में। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि अब कुछ ऐसा नहीं है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। जी। सर, हमने दिया और विभोर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। विभोर सच कह रहा है सर। सर, वो महीने 2 महीने में कभी एक आध बार उसे कॉल किया करता था, उसमें भी कोई लंबी ड्यूरेशन की कॉल नहीं है और ना ही कोई लेट नाइट कॉल्स है। सर, हो सकता है ये मामला फिरौती के लिए की गई हत्या का हो या फिर किडनैपिंग का। हो सकता है, लेकिन अगर अगले कुछ घंटों में फिरौती के लिए मांग नहीं की जाती है तो इससे यह क्लियर हो जाएगा कि ये कांड फिरौती के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसकी वजह कुछ और थी। तिवारी, उन सीसीटीवी फुटेजेस का क्या हो? सर, हमने उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा ली, हमारी टीम उसे चेक कर रही है। जैसे कुछ पता चलेगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। हेलो, हाँ ठीक, ओके। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, रोहन की लाश के पास जो डैमेज फ़ोन मिला था, हमारी आईटी टीम ने उसका डेटा रिट्रीव कर लिया है। कुछ मिला उसमें से? हाँ सर। सर, जिस वक्त रोहन दम तोड़ रहा था उसने किसी को कॉल किया था। किसे?
काश कि तुमने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती रोहन, तो ये सब कभी नहीं होता। सुहाना, भूल जाओ उसे और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें मैंने पहले भी कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। एटलीस्ट अब तो मान जाओ। साहब, नीचे पुलिस वाले आए हैं, मैडम को बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। सुहाना, तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना कि तुम्हें वहां क्या बोलना और क्या नहीं। आपने हमसे बहुत कुछ छिपाया मिस सुहाना, अपने और रोहन के अफेयर के बारे में, और यह भी कि जब रोहन के साथ यह हादसा हुआ था तब उसने आपको फोन किया था। बताइए क्यों नहीं बोला आपने? रोहन और मैं एक दूसरे से दिन में बहुत बार बात करते थे। दिन में भी बात होती थी और अगर जरूरत पड़ी तो रात को भी होती थी। इसमें कुछ खास नहीं था आपको बताने के लिए। जब रोहन ने आपको फोन किया तब शायद वो अपना दम तोड़ने वाला था, फिर भी आपको नहीं लगता कि कोई खास बात थी? मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, कई बार हेलो हेलो भी कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर भी आपको ये बात कुछ अजीब नहीं लगी? नहीं, रोहन ऐसा कई बार करता था। जब भी वो उदास होता था सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए फोन करता था। मुझे लगा शायद उसने इसलिए कॉल किया है मुझे। आप झूठ बोल रहे हैं मिस सुहाना। मतलब आपको लगता है मैंने ये सब करवाया? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर? अपनी आवाज और अंदाज को कंट्रोल करो। तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हो। आप मेरी बहन के ऊपर इतने बेहुदा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी बहन के पास कई वजह थी ऐसा करने की। लेकिन मैं रोहन से प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? क्योंकि रोहन ने अपने घर वालों की बात मानकर दिया से शादी कर ली, शायद इसी बात का बदला लेने के लिए। रोहन की शादी भले ही दिया से हुई थी, लेकिन वो... नहीं सुहाना, प्लीज सिद्धार्थ, मुझे बोलने दो। ठीक है, जो मन में आता है वो करो। लेकिन उसकी पत्नी मैं थी। मतलब? रोहन ने कभी दिया को दिल से अपनी बीवी माना ही नहीं। उसने सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके दिया से शादी की, पेरेंट्स के प्रेशर में आके एक बच्चा पैदा किया, लेकिन वो दिल से हमेशा मुझे अपनी बीवी मानता था। फैक्ट हम साथ में सोते भी थे। ये सब के बाद भी मैं दिया को क्यों किडनैप करवाऊंगी और रोहन को क्यों मारूंगी, आप बताइए ना। सर, दिया के पेरेंट्स आइए प्लीज। सर, कुछ पता चला दिया और निशा के बारे में? अभी तक तो नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। रोहन और दिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या कभी दिया ने आप लोगों को रोहन या उसके परिवार वालों के बारे में कुछ ऐसा कहा जो आप हमें बताना चाहें, या फिर ऐसी कोई भी बात जिसे इस केस से जोड़कर देखा जा सके? शादी की बात की जिंदगी के बारे में दिया ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। हमें जो कुछ भी पता चलता था वो प्रतिभा से पता चलता था। प्रतिभा? सर, मेरी छोटी बहन दिया की बुआ। दिया प्रतिभा से सारी बातें शेयर करती थी। तिवारी सर, प्रतिभा जी का नंबर और एड्रेस इनसे ले लीजिए। ओके सर। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कह रही हूँ दिया ने भाई को मरवाया है। हम सब लोग जानते कि भाई दिया को पसंद नहीं करते थे, बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने भाई को मरवा दिया। आपको क्या लग रहा है दिया किडनैप हो गई है? वो कोई किडनैप नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है। कुछ दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी भाई की विधवा बनके प्रॉपर्टी पे क्लेम करने। बस निधि, बस कर। हम सब सच्चाई जानते हैं, तो फिर क्यों? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह और वक्त के अलावा और कुछ नहीं निकला। मौत तकरीबन रात के 12 बजे हुई थी। शायद किसी भारी चीज से वार किया गया था, जैसे कि कोई लोहे की रॉड हो। प्रतिभा जी, मुझे पता लगा है कि आप दिया से बहुत क्लोज हैं, तो क्या कभी दिया ने आपसे कोई बात कही रोहन के बारे में या उसके फैमिली के बारे में जो आप हमें बताना चाहें? दिया रोहन से परेशान थी। अकेले उस घर में दिया ही परेशान नहीं थी, कोई और भी था जो रोहन से परेशान था। कौन? उनके पिता संजीव नारंग।
दिया ने मुझे खुद बताया था कि रोहन के पिता उसकी हरकतों से इतना परेशान हो चुके थे कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। और एक दिन तो रोहन, तो तुमने ये तय कर लिया है कि तुम अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत के रहोगे? नहीं अंकल, ऐसी बात। तुम पति बन गए, एक पिता बन गए, तब भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो इसमें किसी का कोई भला नहीं है? मैंने उस औरत से इसीलिए शादी की क्योंकि आपने कहा था। फिर आपने कहा कि आपको दादाजी बनना है तो मैंने आपको वो भी बना दिया। तो अब आप और क्या चाहते हैं? रोहन, बात को समझने की कोशिश। डैड, समझने की बारी ना अब आपकी है। क्योंकि ऐसा है कि मेरी लाइफ अब जैसी चल रही है ना, आगे भी अब से ऐसे ही चलेगी। अब इस बात से आपके मुंह पे कालक फूटती है या सफेदी, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो फिर मिस्टर नारंग ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने इस बारे में रोहन से कभी कुछ बात नहीं की। और कोई ऐसी बात जो दिया ने आपसे कही? नहीं सर। आप जा सकती। सर, इसका मतलब मिस्टर संजीव नारंग खुद ही अपने बेटे से हार मान चुके थे या हार मानने का दिखावा कर रहे थे? मतलब? तिवारी, पैसा और रुतबा कमाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इसका मतलब मिस्टर संजीव नारंग ने खुद ही अपने बेटे को... अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो भी सकता है। मिस्टर संजीव नारंग इस शहर का बहुत बड़ा नाम है और रोहन की हरकतों की वजह से उनका नाम खराब हो रहा था। तो हो सकता है इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मिस्टर नारंग ने अपने ही बेटे को इस दुनिया से दूर कर दिया। लेकिन सर, इस थ्योरी में दिया और निशा ये फिट नहीं बैठती। तिवारी, हो सकता है ये किडनैपिंग भी महज एक दिखावा, इस पूरे ड्रामे को हादसे का रूप देने के लिए। हो सकता है कि दिया और निशा को कहीं सही सलामत छिपा के रख दिया गया और कुछ ही दिनों में वो लौटा है। इस नारंग के बारे में सब कुछ पता करो, इसके कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, किससे मिलता है, सब कुछ। ओके सर। कुछ गलतियां तब समझ में आती हैं जब उन्हें सुधारने का वक्त हाथों से निकल चुका होता। हम सब ने शायद बहुत बड़ी गलती की थी उन दोनों को इस रिश्ते में बांधकर। आप क्यों रो रही है बहन जी? जबकि गलती तो हमारी है। हमने ही अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देने से पहले उसकी असलियत जानने की कोशिश नहीं की। बस करो अनुजा। क्या बस करूं? देखिए, आपके बेटे के साथ जो हुआ ना, वो उसके अपने कर्मों का फल था। लेकिन हमारी बेटी के साथ जो हुआ और जो अब हो रहा है, वो तो सरासर नाइंसाफी है जो आप लोगों ने की है, आपके बेटे की असलियत हमसे छिपाकर। और इसके लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। सर, ये देखिए, जिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमारी टीम चेक कर रही थी उसमें 4 लोग 2 बाइकों पर रोहन की गाड़ी का पीछा करते हुए दिखाई दिए। तिवारी, इन लोगों को देखकर एक बात तो पक्की है कि ये नारंग और सुहाना के फैमिली मेंबर्स तो नहीं हो सकते। जरूर कोई हाइड क्रिमिनल्स है। लगता तो ऐसा ही है सर। गुड जॉब तिवारी। थैंक यू सर। इन बाइक्स के नंबर्स के बारे में पता लगा? नहीं सर। सर, रात का वक्त और कैमरे और रोड की दूरी की वजह से बाइक्स की नंबर प्लेट तो नहीं दिखी, लेकिन बाइक्स का मॉडल का पता चल गया। ये बाइक्स जरूर चोरी की रही होंगी तिवारी, क्योंकि कोई भी अपराधी ऐसे अपराध को अंजाम देने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल तो करेगा नहीं। सर, मैं बाकी के थानों से कोऑर्डिनेट करके चोरी की हुई बाइक्स का पता लगाता हूँ। सर, संजीव नारंग से जुड़ी एक खास बात पता चली। क्या पता लगा? सर, संजीव नारंग ने अपनी सिक्योरिटी में कुछ गुंडे पाले हैं, जिनमें से कुछ तो स्ट्रीट शीटर्स भी हैं और उनमें से एक तो घटना वाली रात से ही गायब है। तिवारी सर, सीसीटीवी फुटेज में देखने वाले ये बाइकर्स कहीं यही गुंडे तो नहीं? हो सकता सर। मिश्रा, सबको घेरो। ओके सर। क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों से इस तरह से बात करने की? हमारी बिटिया को लौटकर उनके साथ ही उस घर में जाके रहना है। अरे कैसे पिता हो तुम? इतना सब होने के बावजूद भी आपको लगता है कि हमारी दिया को उस घर में रहना चाहिए और उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिन्होंने उसकी ये हालत बना दी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नहीं
रोहन नारंग को किसने मारा? उसकी बीवी और बेटी कहाँ है? बोलो। सच में साहब हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो बस सिक्योरिटी देखते हैं साहब, और उनमें से किसी से कभी कोई बात तक नहीं हुई हमारी साहब। और जिस दिन ये सब कांड हुआ उस दिन तो हम पूरी रात फैक्ट्री में थे साहब, हमारी नाइट ड्यूटी थी साहब। आप तो पता कर इन दोनों की तब तक धुलाई करो जब तक ये सच ना बोल दे। बेटा निशा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। अभी चुप रहना, कुछ मत बोलना, ओके? कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। बस इस दरवाजे की तरफ ध्यान देना। अगर कोई आए तो मम्मी को ऐसे क्लैप करके बता देना, ठीक है? आ जाओ। आपके स्टाफ में 2 क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स। बता सकते हैं इन्हें हायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो मेरी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं जो एजेंसी के थ्रू आते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने छोटे लेवल की भर्तियां मैं खुद करता हूंगा? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करना हमारा काम है और हम वही कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि मैंने अपने बेटे को मरवाया है? वो आपके लिए बदनामी की वजह बन गया था मिस्टर नारंग, और आपको अपनी इज्जत, अपना नाम बहुत प्यारा है, तो क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, अपने नाम की खातिर मैंने अपने बेटे को मरवाया। शक तो इन दोनों फैमिलीज पर जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है ना, वो हायर्ड क्रिमिनल्स थे, क्योंकि उन्होंने बाइक से इस अपराध को अंजाम दिया है। पर अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया है। इसका मतलब ये काम फिरौती के लिए नहीं किया गया है। तो फिर वजह क्या हो सकती है? सर, नारंग फैमिली का कहना है कि रोहन अपने और दिया के रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से उसने हर संडे को डिनर का प्रोग्राम बनाया था। और अगर ये बात सच है तो फिर इस कत्ल के पीछे एक ही इंसान का हाथ हो सकता है, जो ये नहीं चाहता था कि दिया और रोहन के रिश्ते सुधर जाएं। और ऐसा एक ही इंसान हो सकता, सुहाना, क्योंकि वो रोहन से प्यार करती थी। पर इस सूरत में तो मर्डर दिया का होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसका मोटिव सिर्फ एक था, या तो रोहन का मर्डर या दिया और निशा की किडनैपिंग। दूसरा क्राइम उससे बाय मिस्टेक हो गया। या तो वो लोग रोहन का मर्डर करने आए थे, दिया और निशा ने उनमें से किसी एक को पहचान लिया और उन्हें उन दोनों को किडनैप करना पड़ा, या फिर वो दिया और निशा को किडनैप करने आए थे, रोहन ने उन्हें बचाने की कोशिश की और इस चक्कर में रोहन मारा गया। लेकिन कौन सा क्राइम जानबूझ के किया गया है और कौन सा एक्सीडेंटली हुआ है, इसका कैसे पता चलेगा सर? नारंग फैमिली से तो हमने पूछताछ कर ली है। अब देखते हैं दिया के घर वालों से हमें क्या लीड मिलती है। निशा, निशा बेटा इधर आओ। देखिए, हमें लगता है कि इस मामले में कोई तो ऐसा है जो अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। रोहन की जिंदगी और उसकी जिंदगी से जुड़े राज हमारे सामने हैं, पर अभी तक दिया के बारे में हमें कुछ भी ठीक से नहीं पता है। अगर आपको अब भी लगता है कि ऐसा कुछ है जो कि सामने नहीं आया है, तो दिया की डायरी से आपको उसका पता चल सकता है सर। डायरी? हाँ सर, दिया ने खुद मुझे बताया था। उस घर में किसी से उसकी पटती नहीं थी, इसलिए दिया अपने दिल की बातें उनको बोल नहीं पाते थे, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया था। चलो तिवारी। इंस्पेक्टर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट है आपके पास? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर सर रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। कर लो लॉयर को। हेलो मिस्टर सक्सेना, ये आप क्या ढूंढ रहे हैं हमारे घर में? देखिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। सर, ये डायरी का टुकड़ा मिला है जला हुआ। ये डायरी दिया की है ना? किसने जलाया इसको? तुमने? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी।
मिसेस नारंग, आपने अपना बेटा खोया है और आपकी बहू और मासूम पोती की जान खतरे में। हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके बेटे को इंसाफ मिले, लेकिन इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। हमें बताइए कि दिया की इस डायरी में ऐसा क्या लिखा था कि इसे जला दिया गया। माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप चलिए यहाँ से, आप चलिए। रोहन अपनी शादी से खुश नहीं था। उस दिया के साथ शादी करने के बाद उसने सुहाना को नहीं छोड़ा। मैंने और उसके पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर हार कर उसके पापा ने फैसला किया कि मैंने तुम दोनों की शादी से इनकार करके बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूं। मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूं। और आपको लगता है आपके बेटे को मैं तलाक दे दूंगी? पिछले 6 साल से नरक भुगत रही हूँ आपके इस रिश्ते में, और जब आज आपके बेटे की हरकतों की वजह से आपके और आपके खानदान पे आंच आने लगी, तो आज अचानक आपको गलती का एहसास होने लगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहली बार उसने मुंह खोला था और वो गलत नहीं थी। इसका मतलब दिया को सिर्फ रोहन और सुहाना ही नहीं, तुम भी पसंद नहीं करती थी। मुझे कोई दिया से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा भाई उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। तो फिर दिया की डायरी क्यों जलाई तुमने? तो मुझे लगा कि अगर आपके हाथ में वो डायरी लग गई तो आप हमें गलत समझेंगे, इसलिए मैंने वो डायरी। शक तो हमें तुम लोगों पर अब भी। तिवारी, जितने भी लोग रोहन और दिया के टच में थे, उनके दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी, उन सब का बैकग्राउंड चेक करो। इनमें से किसी का भी किसी भी तरीके के क्राइम से कोई भी संबंध निकलता हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर। हाँ बेटा, मैं रो मत, चलो मैं घर पे छोड़ देता हूँ। आजो 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 आजो, बैठो, मैं आपको आपके घर पे छोड़ देता हूँ। आप खुद ही ड्राइव करती हैं? कोई ड्राइवर नहीं है आपका? वो एक्चुअली आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पे है। क्यों? नहीं, कोई बात नहीं। आपसे कुछ पूछताछ कर लेते। हाँ, जब दिया ने रोहन को डिवोर्स देने से मना कर दिया तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि जिस रात को दिया और निशा का किडनैप हुआ था, उस रात को रोहन का मर्डर भी हुआ था। और अगर ये सब मैंने करवाया होता ना, तो सिर्फ किडनैप होता, मर्डर नहीं। मैं रोहन से प्यार करती थी इंस्पेक्टर। लेकिन जब रोहन ने दिया से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी, उसे रेगुलर बेसिस पे डिनर पे, मूवीज पे ले जाने लगा, तब तुम्हें रोहन से नफरत नहीं हुई? बहुत नफरत हुई थी। मैंने रोहन से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन रोहन ने कहा वो वही कर रहा है जो सही है। तब तो तुम्हारे पास रोहन का कत्ल करने की भी वजह थी और दिया को किडनैप करने की भी। आप जो समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसी में है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर रोहन से मैं नफरत कर पाती ना, तो तब करती जब उसने दिया से शादी की थी, और दिया से भी तभी बदला लेती। 6 साल लंबा इंतजार नहीं करती, समझे आप? सर एक खबर मिली है। मिस्टर संजीव नारंग ने बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाले, वो भी कैश। 1 करोड़? जी हाँ, वो पैसे मैंने ही निकाले थे। किस लिए? उन कातिलों को देने के लिए जिन्हें आपने अपने बेटे की सुपारी दी थी? जी, उन्हीं लोगों को देने के लिए जिन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, लेकिन अपनी बहू और अपनी पोती को बचाने के लिए। कल रात उन लोगों का फोन आया था मुझे। हेलो, तेरी बहू और तेरी पोती हमारे कब्जे में, समझा? अब जो बोल रहे ना चुपचाप वो कर। हेलो हेलो, ये ले, तेरे बहू से बात कर। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए बाबूजी। दिया 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 बेटा, घबराना नहीं, मैं हूं ना। और मैंने उनकी इस डिमांड को हाँ कर दी। तिवारी सर, जिस नंबर से रैंसम कॉल आया है उसे ट्रेस करो। ओके सर। कब और कहां मंगवाए हैं उन्होंने पैसे?
बोलिए मिस्टर नारंग। 1 बजे का वक्त दिया था उन लोगों ने, अब तो 2 बज गए, लेकिन यहाँ किसी का कोई अता पता नहीं है। लगता है उन लोगों को पता चल गया है कि मैंने आप लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है। अब वो मेरी बहू और पोती दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को मार डालेंगे वो। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा होने से पहले हम उन तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप अपने घर जाइए और हमारे फोन का इंतजार कीजिए। हाँ मिश्रा बोलो। नारंग को जिस नंबर से रैंसम कॉल आया था वो एक ऐसे आदमी के डॉक्यूमेंट पर इश्यू करवाया गया है जो 2 साल पहले ही मर चुका है। यस सर, दोनों सिम यही के हैं। वो सारे पेपर एकदम सही थे सर। हमें कैसे पता कि इस सिम का क्या यूज होने वाला है? कैमरा काम करता है? हाँ जी सर। थोड़ा जूम करो। सर, कुछ 10 दिन पहले खरीदे गए थे सिम कार्ड। तिवारी बहुत कन। और सर इसने एक नहीं बल्कि 2 सिम कार्ड खरीदे थे। सर रोहन अपना खुद का कातिल, ये कैसे हो सकता है? जैसे कि हमें शक था तिवारी, रोहन ने दिया की किडनैपिंग प्लान की और खुद ही अपनी साजिश का शिकार हो गया। ये क्राइम जरूर रोहन ने प्लान किया था, लेकिन इसे एग्जीक्यूट किसी और ने किया है। और वो जो भी है वो रोहन के बहुत भरोसे का आदमी है। पर सर हमने रोहन और उसकी फैमिली, सुहाना और रोहन से जुड़े हर दोस्त, हर रिलेटिव का बैकग्राउंड चेक किया। किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कोई डायरेक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, पर इनडायरेक्ट तो हो सकता है ना। मिश्रा, पता लगाओ कि रोहन के किसी भी करीबी दोस्त, जानकार या रिश्तेदार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? जी सर। अगर पुलिस की ये सोच सही थी तो आखिर कौन था वो व्यक्ति? क्या वो रोहन के पिता मिस्टर नारंग थे, या फिर वो सुहाना थी जिसने रोहन द्वारा दिया के साथ की गई हर ज्यादती में पूरी तरह से रोहन का साथ दिया था? लेकिन इनमें से किसी का भी क्रिमिनल्स के साथ कोई डायरेक्ट संबंध ना होना पुलिस को इस सोच के साथ आगे बढ़ने से रोक रहा था। और तभी आई वो इंफॉर्मेशन जिसने पुलिस की मुश्किल को हल भले ही ना किया हो, लेकिन उसने पुलिस को एक अलग रास्ता जरूर दिखाया जिसकी मदद से वो अपराधियों के करीब पहुंच सकते थे। सर सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक्स रोहन की गाड़ी का पीछा करते हुए दिख रही थी वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पड़ने वाले गांव से चोरी हुई थी। एक खास बात और सर, रोहन ने जो 2 सिम कार्ड खरीदे थे उनमें से एक की लोकेशन खरीदे जाने के बाद अधिकतर इस गांव से आ रही है। नाम क्या है इस गांव का? बिजवासन सर। तिवारी सर, तुम मेरे साथ चलो। बहादुर जी। तुम्ही ने कुछ दिन पहले अपने बाइक चोरी होने की कंप्लेंट करवाई थी। जी हाँ साहब। ये चोट कैसी लगी तुझे? साहब जब चोर मारी गाड़ी चुरा के भाग रहा था ना, तो साहब मन ने उसका पीछा करने की कोशिश करी। साहब हाथापाई में उसने मन ने चाकू मार दिया। पर बाइक तो तेरी 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी, ये चोट तो नहीं लग रही? ना साहब, चोट तो पुरानी है साहब, वो पट्टी अभी कराई ना। दिल्ली में तेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता है क्या? ना सर, कोई ना है। चलो तिवारी। हाँ मिश्रा बोलो। सर रोहन के करीबी लोगों का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सुहाना के करीबी लोगों में से एक नाम मिला है जिसका इनडायरेक्ट क्रिमिनल कनेक्शन है। कौन है वो? सर सुहाना का ड्राइवर है अवधेश, उसका एक भाई है। कुछ मारपीट और जबरन वसूली के मामले भी हैं उस पर। आप खुद ही ड्राइव करती हैं? कोई ड्राइवर नहीं है आपका? वो एक्चुअली आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पे है। और वो भाई इसी गांव में रहता है जहां हम अभी आए? जी सर। गाड़ी वापस लो। उसका नाम क्या मिश्रा? बहादुर। सर इधर आइए। सर ये देखिए, इधर एक कमरा है, हटाओ इस अलमारी को हटाओ। साहब माफ कर दो। चलो अब शुरू से शुरू करो कि ये सब शुरू कहां से हुआ था। साहब मैं कई सालों से सुहाना मैडम जी के यहाँ गाड़ी चलाने का काम करता था, इसलिए उनके, रोहन साहब और दिया मैडम जी के बीच में क्या क्या चल रहा था मैं सब जानता था साहब। जब एक दिन मेरा भाई बहादुर
किसी को चाकू मार कर मेरे घर छुपने आया तब रोहन साहब ने देख लिया, लेकिन रोहन साहब ने मुझे कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं कहूँगा, यहाँ तक कि सुहाना जी को भी नहीं। लेकिन एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी का मर्डर करना है तुम्हें किसी एक संडे को। ये 5 लाख रुपए अभी और बाकी का 20 लाख रुपए काम होने के बाद। महीने के हर संडे की रात को रोहन साहब दिया मैडम जी को बाहर लेके जाया करते थे। थोड़ी दूर पर उनकी गाड़ी हमने रोकी, वो मर चुके थे, इसलिए साहब सब गड़बड़ हो गया। जानते हो रोहन और तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुम ये भूल गए थे कि जुर्म 2 धारी तलवार की तरह होता है, जो तानी किसी पर भी जाए लेकिन उसका दूसरा सिरा हमेशा उसकी तरफ होता है जो उसका इस्तेमाल करता है। रोहन के माता पिता ने रोहन और दिया की मर्जी के खिलाफ उनका रिश्ता जोड़कर एक गलती की, लेकिन उससे भी बड़ी गलती की रोहन ने उस जिद के आगे घुटने टेक कर और फिर दिया से अलग होने के लिए जुर्म का रास्ता चुनकर। सुहाना ने रोहन की शादी के बाद भी उससे संबंध रखकर इस गलती को और गंभीर बना दिया। देखा जाए तो इस पूरे मामले में दिया की कोई गलती नहीं थी। अगर इन लोगों ने गलतियां ना की होती या गलतियां होने के बाद वक्त रहते उन्हें पहचान कर उन्हें सुधारने की एक ईमानदार कोशिश की होती तो इनकी जिंदगी का अंत उतना दुखद नहीं होता जितना कि हुआ। ये बेहद जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से जुड़े फैसलों को सोच समझकर समझदारी से लें। गलतियां करने से बचें, लेकिन अगर गलती कर भी बैठें तो वक्त रहते उन्हें स्वीकारें और उनका सुधार करें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे बाप और बेटी की कहानी है जिन्हें कुदरत ने शारीरिक रूप से कुछ कमियां दी थी। पिता जावेद देख नहीं सकता था और उसकी भोली भाली बेटी बोल नहीं सकती थी। अपनी इस मजबूरी की वजह से जावेद मैना की हर बात को समझ नहीं पाता था। लेकिन क्या शारीरिक रूप से नॉर्मल माता पिता अपने बच्चे की हर बात को समझ लेते हैं? आज के इस बढ़ते अपराध के माहौल में जुर्म किसी भी वक्त हमारी तरफ बढ़ सकता है, हमें अपना शिकार बना सकता है, क्योंकि जुर्म करने वालों पर किसी की खूबी और खामी का कोई असर नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ना आ गई तू बेटा? आजा 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 बेटा आजा। है ना? आजा बेटा, कहाँ रह गई तू? है ना बेटा? अरे अपने अब्बू के साथ खेल खेल रही है तू, हैं? अरे क्यों परेशान कर रही है अपने अब्बू को, हैं? आजा चल मैं ही बांध देता हूँ बकरियों को। आ आ आ आ आ बेजुबान जानवर घर आ गए। मेरी बेटी नहीं आई, लगता ये फिर से शरारत कर रही है अपने अब्बा से, है ना? अरे चाचा, मैना नहीं है यहाँ पर। हाँ? नहीं है? अच्छा, कहाँ चली गई? मेरी बेटी की जिंदगी वैसी भी तूफानों से घिरी पड़ी। या अल्लाह, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। जो खिलवाड़ तूने मेरी जिंदगी के साथ किया है ना, कसम खाता हूँ तेरी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दूंगा। नहीं, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, वैसा कुछ नहीं करेगी। मैं ढूंढूंगा उसको। ना ना बेटा, ये मैना को देखा है कहीं क्या? जुम्मन, क्या हुआ मामू?
जुम्मन कहाँ है? वो तो सुबह से ही शहर गए हैं और बच्चे अभी आए नहीं हैं। मैना के साथ तो गए थे। खुद तो बिगड़ी है, मेरे बच्चों को भी बिगाड़ रही है। मुन्ना भी नहीं लौटा अभी तक। कुछ फिक्र सी होने लगी है मुझे। फिक्र मत करिए मामू, जाएंगे कहाँ, आ जाएंगे, यही होंगे कहीं। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। रफीक। अरे जावेद चाचा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मैना को कहीं देखा तुमने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? लौटी नहीं घर अभी तक। अरे आ जाएगी, होगी अपनी बकरियों के साथ कहीं। बकरियां तो घर आ गई, मैना नहीं लौटी। अच्छा चाचा, आप यहीं रुको, हम बस दुकान बंद कर लेते हैं, फिर चलते हैं साथ में, ढूंढते हैं उसे। ठीक है। सुनिए, इधर आइए जरा। हाँ आया। चाचा आप 2 मिनट रुको, हम बस अभी आते हैं। बात क्या है बताओगी? चलो ना, ऐसा है ना, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे। जावेद चाचा हमारे अपने हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो। लेकिन इतने बड़े गांव में पड़ोसी का फर्ज निभाने के लिए तुम ही नहीं हो, और भी बहुत पड़े। और तुम्हारी दोस्ती ना बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसके लिए बोल रही हूँ, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर रिश्ते को एक तराजू में नहीं तोला जाता जमीला, और मैना की बात बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। चलो चाचा। चाचा, जावेद चाचा। वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। भैया जरा ध्यान रखो। जावेद भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे करीम भाई, वो मैना अभी तक घर नहीं आई, वो मुन्ना और रानी भी नहीं आए, तो नूर क्या देखने जा रहा हूँ। नहीं मिले तो फिर जंगल की तरफ जाऊंगा। जावेद भाई, मैं भी आता हूँ आपके साथ। इलियास, महमूद, तुम जंगल की तरफ जाओ। चलो जावेद भाई, नूर के घर जाते हैं। चलिए। जावेद भाई, आ गया नूर का घर। शायद आपा। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? शमशाद आपा, मैना आई है यहाँ पे। मैना भला यहाँ क्यों आने लगी? ये घर तो चुभता है ना उसे, और फिर इतने दिन घर पर बिठा कर रखा, तब ख्याल नहीं आया? शमशाद आपा, ताने मत मारो। जावेद भाई वैसे ही परेशान है, उनकी मैना अब तक घर नहीं लौटी है। तो मैं क्या करूं? मियां नूर कहाँ है? लो, अब नूर से क्या लेना देना? एक तो अपनी बेटी को घर गृहस्थी का सलीका सिखाया नहीं, और मर दिया हमारे माथे पे। आपा इतना जहर मत उगलो, आप नूर को बुलाइए। नहीं है नूर घर पे, खेती के काम से बाहर गया है, और आप लोग भी चले जाइए, समझे? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहाँ चली गई? इतनी रात में कभी घर से बाहर नहीं रहे वो। अगर किसी मुसीबत में पड़ गई तो किसी को आवाज भी नहीं लगा पाएगी बेचारी। वो तो पैदाइशी। जावेद भाई। हाँ? जावेद भाई। हाँ आपा। मुबारक हो। आपको बेटी हुई है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी, मेरी बेटी। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है। मेरी बच्ची। अच्छा आपा ये बताओ, बिटिया दिखने में कैसी है? माशाल्लाह परी है, परी। बहुत खूबसूरत है बच्ची। लेकिन जावेद भाई। हाँ आपा। एक फिक्र की बात है। क्या? जब से बच्ची पैदा हुई है, इसके गले से आवाज नहीं निकली। या अल्लाह। मेरी बेटी की हिफाजत करना। इतनी रात हो गई है, मुन्ना भी ना पता नहीं कहाँ भटकता रहता है। आपा? अरे शामत, देखना ये बच्चे पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है। वैसे मुझे मुन्ना की फिक्र नहीं है, पर रानी तो भी छोटी है ना। आपा घबराइए मत, बच्चे ठीक होंगे। आज सुबह ही मैंने रानी को मैना के हाथों में देखा था। मेरा शक सही निकला, मेरी रानी को वो चुड़ैल ले गई है। और तुम कहते हो कि घबराओ नहीं।
वो मुझसे मेरे बच्चे छीन कर ही दम लेगी। ऐसा कुछ नहीं है आपा। रुखसाना आपा, आपकी लाडली मैना गायब हो गई है। आपने इस बेबस को सहारा भी नहीं दिया, बल्कि हर मुसीबत में मेरा साथ भी दिया। क्या करूँ आपा? कभी इसकी आहट को समझ लेता हूँ और कभी नहीं समझ पाता हूँ। ये बेचारी बिन माँ की बच्ची और मैं अभागा बाप, न जाने क्या आजमाइश ले रहा है ये अल्लाह मेरी। आप जा रही थी क्या आपा? जी हाँ, जा रही थी। जावेद भाई, हाँ? ये मेरी पायल है। मैं इस पायल को बच्चे के हाथ में बांध देती हूँ। जावेद भाई, अब से ये पायल की आवाज ही मैना की आवाज बनेगी। इसे इसके हाथ से कभी अलग ना होने देना। हुसैना, आप इस दुनिया में नहीं रही और मैना भी ना जाने कहाँ चली गई। जावेद की जिंदगी में मैना के अलावा और कुछ नहीं था और मैना की जिंदगी भी जावेद से जुड़ी हुई थी। लेकिन मैना के अचानक गायब हो जाने से जावेद की जिंदगी हिल सी गई थी। मैना के साथ साथ उसके पड़ोस के 2 बच्चे मुन्ना और रानी भी गायब थे। गांव के लोग भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? क्या मैना और वो बच्चे साथ में किसी हादसे का शिकार हो गए थे? क्या कोई अनहोनी हो गई थी? पुलिस स्टेशन दूर होने की वजह से शिकायत अगले दिन दर्ज करवाई गई। मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए साहब, मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बगैर। पता नहीं कहाँ होंगे। साहब, यही है वो बेटा जावेद जिसकी बेटी मैना मेरे बच्चों को ले गई। आसिफा, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। चाचा, मैंने खुद देखा है उन्हें साथ में। खुद का घर तो बसा नहीं पाई, दूसरों के घरों में आग लगाती फिरती है। बड़ी मजलूम बनती है। बेचारी क्या जादू कर रखा है मेरे बच्चों पर उसने। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं तेरे लिए दूध ले आती हूँ, ठीक है? झूठ बोल रही है साहब, मेरी बच्ची कहीं खो गई। मेहरबानी करके उसे ढूंढ दीजिए। खो गए मतलब? बकरियां चराने गई थी, वापस नहीं लौटी। मैना नाम है उसका, 22 साल की उम्र है और ये उसकी तस्वीर। बकरियां चराने कहाँ गई थी? कुछ बोल कर गई थी? मेरी मैना बोल नहीं सकती, पैदाइशी बेजुबान है और मैं पैदाइशी नबीना। माफ कीजिएगा जावेद साहब, लेकिन पूछना पड़ता है, कहीं मैना का किसी के साथ कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? अस्तगफुरुल्लाह। या फिर आपका या मैना का कोई दुश्मन हो? नहीं साहब, नहीं। मेरी मैना शादीशुदा है। हाँ, वो शौहर से कुछ झगड़ा हुआ था। अब किस घर में मियाँ बीवी में कहा सुनी नहीं होती है, हो गया किसी बात पे झगड़ा। लेकिन हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है साहब। बहुत सीधी है मेरी बच्ची। हाँ, खाक सीधी है। बच्चा ना होने की गोलियां खाती थी और अपने शौहर तक से छुपा रखा था। ये है जो गोलियां खाती है, इसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेके रहूंगा। तलाक हुआ था उसका? नहीं साहब, नादान है मेरी मैना। पता नहीं दिल में क्या छुपाए बैठी। सर, एक कहावत है, अंधे और गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन जुर्म करने वाले का कोई दोस्त भी नहीं होता। दास, 1 साल की बच्ची रानी, 10 साल का लड़का मुन्ना और 22 साल की बेजुबान शादीशुदा मैना, तीनों गायब है। आसिफा का इल्जाम मैना पर है कि उसने ही बच्चों को गायब किया है। सर, एक तरफ ये लड़की मैना मानसिक तौर पर परेशान है, तो हो सकता है ये गलत कदम उसी ने उठाया। दूसरी तरफ उसके पति नूर पर नाम और धोने के ताने लग रहे थे, तो वो भी ये काम कर सकता है। सर, एक पॉसिबिलिटी और है कि इन तीनों केस का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। वो जो भी हो, फिलहाल तो ये 3 लोगों के मिसिंग का मामला बनता है। एक टीम तैयार करो इन 3 लोगों को ढूंढने के लिए और गांव में जाके पूछताछ करो कि ये माजरा क्या है। ओके सर। कितनी मासूम है मेरी बेटी।
छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेती। मैना बेटा, अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। तूने बनाया? शाबाश। मैं तेरे दिल की बात समझता हूँ बेटा। तुझे असली गहने नहीं दे पाए ना, इसलिए नकली गहनों से अपना दिल बहला रही है तू, है ना? मैना अब्बू की दुनिया है, अब्बू मैना की दुनिया है। मैना बेटी, लौटा बेटी, जल्दी लौटा। कहाँ चली गई तू? आप नूर की अम्मी? जी हाँ, मैं ही हूँ। पर क्या हुआ साहब? नूर का है तो खेती के काम से बाहर गया हुआ है। कब तक लौटेगा वो? 2 दिन में आ जाएगा। उसका मोबाइल नंबर दीजिए। एक तो घर से गायब है, ऊपर से फोन भी बंद आ रहा है, और वहाँ आपकी बहू मैना, वो भी लापता है। कहीं आप ही का तो हाथ नहीं है मैना के गायब होने में? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे कुछ नहीं पता। नूर अगर घर आए तो उससे कहिएगा थाने में आके हमसे मिले। जी साहब। ये जो जावेद मियाँ है, उनकी बेटी मैना जो गायब हो चुकी है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह? हाँ साहब, मैना का रफीक दर्जी के साथ चक्कर था। अक्सर दोनों को साथ में देखा करता था। हाँ साहब, रफीक और मैना का बचपन से ही चक्कर था। अरे मोहन, हाँ, वो चरने वाली बकरियां बांध के जो रखी है? क्या हुआ साहब? बड़े चर्चे सुने हैं गांव में तेरे और मैना के। आखिरी बार कब मिला था उससे? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं कल ही मिला था उससे। ये मैंने कल क्या सुना मैना? तुम बांझ होने के कलंक को सहती रही और अपने शौहर को नामर्द होने के ताने सुनते देखती रही। आखिर ऐसी क्या वजह थी मैना? बोलो मैना। क्या इतना गलत कैसे सोच सकती हो तुम मैना? अरे माना कि तुम्हारे अब्बू देख नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकती, पर तुम्हारे बच्चे भी वैसे होंगे, ये कैसे सोच लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है। इसके अलावा कोई और बात जो मैना को परेशान कर रही थी? और कुछ खास तो नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, एक दिन मैं और मैना कहीं से लौट रहे थे तो अचानक जुम्मन सामने आ गया और मैना उसे देख के कुछ सहम सी गई थी। जुम्मन, वो आसिफा का शौहर? जी साहब। लेकिन उसको देख के क्यों डर रही थी वो? अब ये तो पता नहीं साहब, क्या बात होगी। ठीक है, लेकिन गांव छोड़कर हमसे पूछे बिना मत जाना। जी साहब। देख दो जाके। मोहन, ये पत्थर पे खून कैसा लगा? जुम्मन का है? जी वो तो शहर गए हैं काम से। अपने बच्चों के लापता होने की खबर मिलने के बाद भी नहीं लौटा? कल घर से कितने बजे निकला था वो? कल वो सुबह 10 बजे निकल गए थे। आपको मेरे बच्चों की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं, लेकिन जुम्मन अगर घर आए तो उसे कहिएगा थाने आके हमसे मिले। जी। सर, मैं कांस्टेबल घोष बोल रहा हूँ। हटिए, पीछे हटिए। सर, ये देखिए सर, आसिफा की बातों से लगता है काफी जलन है उसे मैना से। सर, आसिफा का ये भी कहना है कि बच्चे उससे ज्यादा मैना को पसंद करते थे, फिर मैना इसे क्यों मारेगी?
हो सकता है कि मुन्ना के हाथों कुछ हादसा हुआ और उसमें इसकी जान चली गई हो और मैना का कुछ लेना देना ही ना हो। सर ये भी हो सकता है कि ये काम किसी और ने किया हो और उसके बाद मैना और मुन्ना को उठा के ले गया हो। ये जो भी है तो एक मासूम बच्चे के मर्डर का मामला। मुन्ना और मैना को सबसे पहले हमें ढूंढना होगा। आसपास का इलाका छान मारो। मुन्ना और मैना के फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। पत्थर पे खून का सैंपल ले लो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। जुम्मन 2 दिन से कहा था तू? शहर गया हुआ था साहब। तो मैंने तुमसे क्यों डरती थी? वो भला मुझसे क्यों डरने लगी साहब? अच्छे ताल्लुकात है हमारे, पड़ोस में काफी सालों से रहते हैं साहब हम। किसी ने गलत खबर पहुंचाई होगी साहब आप तक। वो तो रफीक ही उसके पीछे पड़ा रहता है। कभी मैंने टोक दिया होगा तो सहम गई होगी साहब। और ये क्या सवाल कर रहे हैं साहब आप? मेरे बच्चे की मौत हो गई है साहब, मेरा बेटा गायब है, मैना का कोई पता नहीं है साहब। तुम्हें किसी पर शक? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं। पता करो रानी की लाश जहाँ मिली वहाँ किस किस के फोन एक्टिवेट थे। लेकिन रानी का मर्डर कौन कर सकता है? मुन्ना, मैना या नूर? और एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मैना खुद तो माँ बनना नहीं चाहती थी लेकिन दूसरों को बच्चे से बहुत प्यार करती थी। और हाँ, जिस तरह से लाश को छुपाया गया था, कोई नहीं चाहता था कि ये मर्डर सामने आ जाए। वो ना हो, कोई गांव वाला ही इन्वॉल्व है इसमें। और सर नूर गायब भी है। नूर को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वैसे मुन्ना और मैना अगर भागे भी होंगे तो पैदल गए होंगे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होंगे। आसपास कोई गांव भी नहीं है, तो हो सकता है ये अपने ही गांव में किसी के घर में छुप कर बैठे होंगे। गांव में जाके पता करो। ओके सर। लेकिन सबसे पहले इस आसिफा की कुंडली निकालो। ओके सर। मैना की गुमशुदगी के बाद सामने आए वाकयात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। गांव के लोगों से मैना के बारे में मिली जुली राय मिल रही थी, लेकिन रानी की मौत के बाद मामला बेहद संगीन हो गया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर वो है कहां? आखिर जिसका डर था वही हुआ ना। इस कीको की बेटी ने मार डाला मेरी बेटी को और मुन्ना को भी कहीं लेकर चली गई। आसिफा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रानी को मेरी बेटी नहीं? नहीं, मेरी मैना कभी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती क्या मामू? कर गई। हमारे रानी को मार डाला, हमारे मुन्ना को लेकर भाग गई वो। देखो बेटा, तुम्हें कहीं गलतफहमी हुई। मैना ऐसा कभी नहीं कर सकती। चाचा, मैना ऐसा नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है? वो ऐसा क्यों करेगी? जो करना था वो कर चुकी वो। मामू, हमारे एहसानों का ये सिला दिया आप लोगों ने। अरे मारना ही था तो मुझे मार डालते। मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था? देखो बेटा, रानी की मौत का हम सबको अफसोस है। मामला पुलिस के पास है, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो फिर बेटा यहाँ तमाशा करने से क्या फायदा? बेटा तुम इन्हें ले जाओ। लेकिन चाचा। बेटा जाओ, इन्हें ले जाओ। मैं छोड़ूंगी नहीं उस मेरा को। बेटी, मेरी बेटी को मार डाला। अल्लाह माफ नहीं करेगा। जाइए यहाँ से। करीम भाई, यकीन मानो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बच्चों पर जान छिड़कती है अपनी। वो बच्चों को आसिफा के खिलाफ क्यों भड़काएगी? वो तो मैंने अपा, आप ही मेरी अम्मी क्यों नहीं बनी? मैं उस भूतनी का क्यों पैदा हुआ जो खाना कम और मार ज्यादा खिलाती है? जमुना, मैना आपा क्या कह रही है? ऐसी बातें नहीं करते बेटा, आखिर वो तुम्हारी अम्मी है। यही तो रोना है नानू। बेटी घर आ जा, घर आ जा। शांति, पूरे बाप की हिम्मत जवाब दे रही है। घर आ जा। ठीक है सर, कांस्टेबल का फोन आया था। नूर का पता चल गया, वो मालदा में छुपा बैठा है। उठाकर लेकर आओ उसे। ओके सर। सुनिए तो साहब, मैंने कुछ नहीं। घर संसार तेरा रंगपुर में, मालदा में क्या कर रहा था फिर? मुन्नी और मैना कहाँ है? रानी को क्यों मारा तूने? साहब मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं। तो मालदा में क्यों छुपा था? लुका छुपी खेल रहा था हमारे साथ? साहब मेरी पहली बीवी को दूसरी शादी से बच्चा होने की वजह से सब मुझे नामर्द कहते थे। ये धप्पा मेरे लिए बोझ बन गया था साहब। मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए था साहब, पर मैना ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी।
और मैना तो खुद गर्भनिरोधक की गोलियां खाती थी साहब। तो मैं क्या करता? इसलिए तो मैना को जबरदस्ती अपने घर लेकर जाना चाहता था। उसने मना किया। गलती से तेरे हाथों रानी का खून हो गया, इसलिए तूने मुन्ना और मैना दोनों को रास्ते से हटा दिया। साहब आप क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। झगड़े के बाद तू मैना को मिला था या नहीं? नहीं साहब। तेरी हर हरकत पे हमारी नजर रही, इसलिए गांव तो दूर की बात है, मोहल्ले के बाहर भी कदम रखने के बारे में सोचना भी बंद। चल निकल। सर, मुन्ना को जावेद के घर में देखा गया है। मुन्ना डरो नहीं, कहाँ थे तुम और क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब कुछ बताओ हमें। मेरी बकरियां चढ़ते चढ़ते कहीं दूर चली गई थी। मैं उन्हें ढूंढने के लिए दूर चला गया, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा कि मैना आपा और रानी दोनों ही वहाँ नहीं थे। मैंने दोनों का इंतजार किया। मैंने अपनी बकरियां बांधी और मैं वहीं सो गया। देर रात जब आँख खुली तो पहले एक ख्याल आया कि शायद मैना आपा रानी को घर ले गई हूँ, पर जब मैं घर लौटा तो दोनों वहाँ नहीं थे। अम्मी के डर से मैं वहाँ से चला आया। तो पिछले 2 दिन तुम कहाँ थे? मैं 2 दिन जंगल में घूमता रहा। मुझे भूख लगी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं वापस नानू के घर आया। मामू, तूने छुपा के रखा था मेरे बेटे को? ये सिला दिया तूने मेरे अम्मी के एहसानों का? ये सिला दिया तूने मेरे अम्मी के एहसानों का? नानू ने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो। मैंने मना किया था तुझे मैना से मिलने के लिए, और तूने रानी को मैना के पास ही छोड़ा। आपा आपा कहता है ना, उसी ने मारा है तेरी बहन को। कातिल है वो, तू जा वहां से, कातिल है वो। मैना आपा किसी को नहीं मार सकती, वो बहुत अच्छी है। वो तो आप हो जो मैना आपा की मना करने के बाद भी उन्हें छूते थे, उनसे लिपटते थे, उनके साथ गंदी हरकतें करते थे। वरना मार डालूंगा तुझे। या अल्लाह, तो जुम्मन वो तू था? हाँ? अरे मेरी मैना ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आंखों का अंधा कुछ समझ नहीं पाया। क्या तेरे पीछे कौन 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 है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? मैना, क्या हुआ? पापा। मैना, क्या हुआ? पापा। हाँ। लगता है मैना के पीछे कोई पड़ा था। पापा, क्या हुआ? क्या कहना चाह रही है मैना? कौन पड़ा इसके पीछे? कुछ नहीं भाईजान, किसी राह चलते ने छेड़ दिया, बच्ची डर गई है। बेटा तू डर मत, तू अब बड़ी हो रही है, ऐसी बातें तो होती रहेंगी, इसे मुकाबला करना सीख। मैना मैं तो बेबस लाचार अंधा था, पर यहाँ तो आंखों वालों ने मुझे और मेरी मैनों को धोखा दिया साहब। रुखसाना आपा भी अपनी औलाद के गुनाहों पर पर्दा डालती रही। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जुम्मन। दोज़ख की आंख में चलेगा तू। चाइल्ड मोलेस्टेशन। चल जुम्मन, इतने सारे खुलासों के बाद तो तेरी खातिरदारी बनती है। सही चलो से। सर मैंने कुछ नहीं किया। देख जुम्मन, सिर्फ सच बोलना, कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। बोल। सब सच बताता हूँ साहब। मैना की अम्मी नहीं थी साहब, इसलिए मेरी बकरियों का दूध उसे पिलाया गया। वो जब बड़ी हुई तो मैं उसे जंगल में बकरियां चराने ले जाता था, मैं ही उसका ख्याल रखता था साहब। पर फिर लगा कि वो जवान हो रही है। जावेद को ये बात पता नहीं चली, समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी अम्मी को भी ये बात पता नहीं चली। पता चली थी साहब, और उन्होंने मुझे मैना से मिलने को मना भी किया। देख जुम्मन, बिन माँ की बच्ची है मैना, कुछ नहीं है जावेद के पास सिवाय उसकी बेटी की इज्जत के। तू उस पर नजर मत डाल। हाँ, अगर मैना से शादी करनी है तो मैं तेरी शादी करा देती हूँ। बोल, करेगा शादी? ठीक है, तो आइंदा अगर मैना की तरफ नजर भी उठाई तो मैं खुद तुझे पुलिस के पास दे दूंगी। अम्मी के मना करने के बाद मैंने नैना को देखा तक नहीं साहब। अच्छा, तूने कही और हमने मान ली। देख जुम्मन, सच बोल। नहीं साहब, सच कह। उसके बाद मैं गांव-गांव जाकर बकरियां खरीदने और बेचने का कारोबार करने लगा साहब। अब्बा के इंतकाल के बाद मैं घर गृहस्थी में फंस गया साहब। सच साहब, मैंने उसके अलावा और कुछ नहीं किया साहब, सच में।
मैंने क्या किया साहब? माना कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जुम्मन की बुरी नज़र मैना पर थी और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था? जुम्मन की कुटाई के बाद कुछ बातों का खुलासा हो चुका है। अब ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी। हाँ साहब, मेरे पति और मैना के बीच संबंध थे। उनका संबंध इतना गहरा हो चुका था कि एक बार तो वो पेट से भी रह चुकी थी। अरे मैना, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू मां बनने वाली है? तू इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ? तो हाँ ठीक है ना, हम बच्चा गिरा देंगे। अरे मैना, तू समझती क्यों नहीं? सोच, तेरी अम्मी अंधी थी, तेरे अब्बा भी अंधे हैं और तू बोल नहीं सकती। तो सोच तेरा बच्चा कैसे होगा। पक्का अपाहिज पैदा होगा वो। जिस बदतर जिंदगी तू बिता रही है, जावेद मामू बिता रहे हैं, उससे भी बदतर नसीब होगा तेरे बच्चे का। तेरे जैसी औरत को माँ बनना ही नहीं चाहिए। अब सोच मैना, बच्चा गिराने की गोलियां आती है, वो मैं तुझे देता हूँ, तू वो खा लेना तो बच्चा गिर जाएगा और तुझे बच्चा कभी होने नहीं देना है, समझी तू? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मैं जुम्मन से झगड़ा करने जा ही रही थी कि मेरे भाई शामत ने आकर मुझे रोक लिया और समझाया कि शामत हट जा, हट जा। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हर बार लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। रही बात मैना की तो उसे मैं देख लूंगा, पर सोचो इस बात का फायदा उठाकर तुम जुम्मन जीजू को जिंदगी भर अपने काबू में रख सकती हो। उस वाक़ये के बाद मैंने जुम्मन को कभी अपने पास भटकने तक नहीं दिया। जब मैना का निकाह हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब हमारी शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आ जाए, पर जब मैंने ऐसे ख्वाब देखे तब उस मैना ने आके मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। जुम्मन ने मैना का बच्चा गिराया, उसे गर्भपात की गोलियां ला कर दी। जुम्मन का डर मैना के दिल में इस तरह घर कर गया था कि शादी के बाद भी वो मां नहीं बनना चाहती। बांझपन का सिक्का अपने माथे ले लिया, सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। क्या ऐसी मैना किसी को मार सकती है? सर, ऐसी मैना ही ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि जुम्मन ने जो कुछ मैना के साथ किया था उसका बदला लेने के लिए ही मैना ने रानी को मारा होगा। हाँ बोलो। संभालिए अपने आप को। अरिंदम, रानी की लाश हमें नदी के पास मिली और मैना की लाश यहाँ आसपास जितने भी चरवाहे आने जाने वाले लोग हैं, इन्हें नूर, शमद, रफीक और जुम्मन, इन चारों की तस्वीरें दिखाओ और पता करो कि उस दिन ये लोग यहाँ आए थे कि नहीं। इस जुम्मन के बारे में पता करो, शहर कितने बजे गया था और किस किस से मिला था, और इन चारों के डीएनए भी मैच करवा दो। अब तो सारे सबूत हाथ में लेकर ही बात करते हैं। ओके सर। क्या रे नूर, काफी अंधेरे में रखा तूने हमें? साहब वो मैं जो भी बोलना सच सच बोलना, इस बार मुझे सिर्फ सच सुनना है, समझा? साहब सब गांव में तमाशा करने के बाद मुझे पछतावा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं मैना से खुद जाकर बात करूंगा। पर साहब मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली और मैं वापस आ गया। तूने कहा और हमने मान लिया, और अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था कि सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। सब मैं निर्दोष हूँ साहब। साहब लेकिन एक बात बहुत अजीब हुई थी। जब मैं वहां से वापस लौट रहा था, मैं लगभग उस जगह के आसपास से गुजर रहा था, तभी मुझे अब साहब जब मैना ही नहीं रही तो हो सकता है कि शामत ही कातिल हो। कितने बजे की बात है ये? लगभग 2 बजे की बात होगी। खड़ा रे। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैना की लाश जहाँ मिली वहां तुझे देखा गया है, हमारे पास गवाह भी है और सबूत भी। जंगल में क्या घूमने गया था तू? मैंने कुछ नहीं किया है साहब, उस दिन तो। अच्छा तो तू रानी को लेकर यहाँ बैठी है और वहाँ मेरी आपा का बुरा हाल है। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे कि मेरे जीजा जी से दूर रह, वरना बहुत बुरा होगा, समझी? अरे ये धौंस कहीं और जाके दिखाना। मेरे भोले भाले जीजा जी को जो तूने फांस रखा है ना, उनसे दूर रह। और मैं रानी को लेकर जा रहा हूँ अभी। देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा तुझे। मैना के हाथों पिटने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई सब कि मैं उसके पास जाऊं। पता नहीं किस बात का गुस्सा मुझ पे उतार रही थी। कितने बजे थे? लगभग 2 बजे साहब। 2 बजे?
हाँ साहब, सुबह मैना से मिलने के बाद मैं पूरे दिन शादी के कपड़ों की तैयारी में लगा हुआ था। नूर और समद दोनों एक ही वक्त बता रहे हैं और ये जुम्मन भी कह रहा है कि वो दोपहर को मिला था। सर ये देखिए कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसके हिसाब से इन चारों में से एक ही नंबर रानी की लाश के पास और मैना की लाश के पास दोनों जगह एक्टिव है, और बाकी के ये 3 नंबर 2 बजे के बाद गांव में एक्टिव है। रानी की लाश जहाँ मिली थी और मैना की लाश जहाँ मिली थी, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तेरे मोबाइल की लोकेशन उस दिन उस वक्त वहीं पर थी। उस एरिया के चरवाहे ने तेरी फोटो पहचान ली है। तू शहर जाने के लिए दोपहर को निकला था, लेकिन डेपो से पता चला है कि तूने रात की बस पकड़ी थी। तो दिन भर कहाँ था तू? मैना के नाखून में जो स्किन के टिश्यूज मिले उसी तरह डीएनए मैच हो ही जाएगा। अब तो तू बुरी तरह से फंस चुका है। अब तू सच बोलेगा या सच बुलवाने का इंतजाम मैं करूँ? हाँ, मैंने मारा है उन दोनों को, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये उसकी नादानी थी। वो जब ससुराल से टूट कर आई तो मुझे लगा वो मुझे मना नहीं करेगी, और इतने दिनों की दूरियों का हिसाब भी लेना था साहब। मेरे ही हाथों मेरी बेटी मर गई साहब। तब होश आया, हवस से ज्यादा पकड़े जाने का डर दिल पर छा गया साहब। ना तो अच्छा बाप बन सका, ना पड़ोसी, ना इंसान। शर्म आनी चाहिए तुझे। नानू, जावेद के घर की रौनक थी मैना, लेकिन जुम्मन के हाथों में वो खिलौना बनकर रह गई। जुम्मन ने ना सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसकी सोच में अपने होने वाली औलाद के लिए गलतफहमी पैदा कर दी, वरना मैना अपने पति के साथ खुशी से निभा कर सकती थी। मैना की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जुम्मन नहीं है, बल्कि रुखसाना आपा भी है, जिन्होंने हमेशा जुम्मन की काली करतूतों पर पर्दा डाला ताकि रिश्ते ना बिगड़े। किसी के लिए सारी दुनिया में खुशियां बिछी होती हैं और किसी के लिए खुशियां उसकी अपनी मुट्ठी में होती हैं, और यही हाल था जावेद का। जिंदगी ने जितना कुछ उसे दिया था, उससे कहीं ज्यादा वक्त वक्त पर उससे वापस भी लिया था। जुम्मन की हवस ने ना सिर्फ एक मजबूर बेजुबान लड़की मैना को, बल्कि उसके बाप को भी गम में डुबो दिया। मुन्ना ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया और जावेद का सहारा बना। बदकिस्मती से जावेद मैना की बातें समझ नहीं पाया, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों की हर बात को समझने की पूरी कोशिश करें और उनके साथ होने वाले वाकयात को वक्त रहते सुलझाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।